वो एक छोटा सा कमरा था। कमरा क्या, फूस की छाजन वाला कच्चा छपरा था। बिल्कुल सुनसान जगह पर किसी आदमजात के होने का प्रमाण देता एक छपरा। गहरी काली रात में तूफानी हवाएं उसकी कच्ची दीवारों पर सन्न सन्न बज रही थीं। एक मरघिल्ली सी लालटेन इन हवाओं से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कमरे के अंदर हर कोने में टिमटिमाती मध्यम रोशनी फैली हुई थी। गोबर लिपे हुए फर्श पर कोई चीज पड़ी हिलडुल रही थी। चीज नहीं, परंतु उसी के समतुल्य समझी जाने वाली एक युवती वहां पड़ी थी। 25-26 साल की दुबली पतली सी एक युवती। फिलहाल उसकी आंखों में एक ठंडे खौफ के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, या शायद पड़ा भी हो, लेकिन झरझर बहते आंसुओं ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को धूमिल कर रखा था। रस्सी से बंधे हाथों पैरों को उसकी जकड़ से छुड़ाने का संदेहास्पद प्रयत्न करती एक युवती आंगन में लौट रही थी। अगर उसके मुंह में कपड़ा नहीं ठूंसा गया होता तो शायद वह चिल्लाकर किसी से सहायता मांगती, लेकिन ऐसी काली तूफानी रात में उसकी सुनता कौन। उसे अभी अभी होश आया था। वह यहाँ कैसे आई उसे कुछ याद नहीं। उसने खूब चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह चिल्लाहट मुंह में ठसे उस कपड़े में घुलकर रह गई। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला दर्द करने लगा। आंसुओं की बारिश भी अब थम गई। आंसू सूखने पर उसे कुछ कुछ दिखाई देने लगा। हाँ, कच्ची दीवारें, जलती बुझती लालटेन की लौ, फूस की छत से टकराती तूफानी हवाएं और एक दरवाजा। हाँ, उसकी आखिरी उम्मीद। धड़-धड़ की आवाज करता कमजोर पल्लों वाला एक दरवाजा। अगर वह इसे खोल ले तो शायद बाहर कहीं से मदद मिल जाए। वह शनैशने दरवाजे की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगी। सहसा दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह सहमकर जड़ हो गई। खड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खुला। दरवाजे पर उसे दो आदमकद काली छाया मूर्तियां खड़ी दिखीं। वह उनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। आखिरकार तुझे होश आ ही गया, गुस्से से भरी एक कर्कश आवाज आई। युवती की आंखें सन्न भय से फैल गईं। उसके चेहरे पर फैलते खौफ से यह साफ जाहिर हो गया था कि वह इस आवाज को बखूबी पहचानती थी। एक ने आगे बढ़कर उसके मुंह में ठूंसा कपड़ा निकाल दिया। मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही सोचिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी। वह गिड़गिड़ाने लगी। चुप साली, तूने हमसे बदला लिया है। उस आवाज में एक तीक्ष्ण दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। वह फिर गिड़गिड़ाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है मालिक। मैं तो तूने घोर पाप किया है और पाप की माफी नहीं, सजा मिलेगी। नुकीले सिरों वाली चमड़े की जूतियां उसकी तरफ बढ़ने लगी। वहां हर तरफ लंबी लंबी सूखी घास उगी हुई थी। वह चले जा रहा था। घास में उसके पैर सर्र सर्र की आवाज कर रहे थे। उसने एक बीड़ी सुलगाई और कश मारा। बीड़ी का धुआं उसके कानों के पास से होता हुआ पीछे छूटे जा रहा था। तभी एक सरसराहट हुई। वह भभक कर पीछे मुड़ा। गहरी अंधेरी रात में जहां तक उसकी नजर पड़ रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है बे? उसकी आवाज रात के अंधेरे में घुलकर रह गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात की ठंड से बचने के लिए वह दोबारा तंबाकू के कश लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। दोबारा से सरसराहट हुई। इस बार उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तड़क कर पीछे लपका, पर कुछ नहीं। ए साला, लागत है आज कछु ज्यादा चढ़ गई। वह सिर खुजलाने लगा। वह सामने घुमा ही था कि अचानक चिहुक कर 2 कदम पीछे हट गया। सामने कोई औरत खड़ी थी।
लंबे बालों से तो औरत ही दिख रही थी। कौन? अचानक उसकी खोपड़ी में एक सवाल टनका। सुनसान जगह पर इतनी अंधेरी रात को किसी औरत का क्या काम? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। अगले ही क्षण वह मारे डर के कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसका खून जमने लगा। वह साफ साफ देख पा रहा था उस मुर्दघट्टे को। इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगे। उसके दिमाग में बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब है उसने सामने की ओर देखा। उस औरत के कंधे असामान्य रूप से आगे झुके हुए थे। तन पर सड़ेगले चिथड़े लिपटे हुए थे। उसके हाथ और सिर नीचे लटक रहे थे। तभी उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब उसका चेहरा साफ साफ देखा जा सकता था। चेहरा देखते ही उस व्यक्ति का दिल पसलियों का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को उतावला हो उठा। उस औरत का पूरा चेहरा क्षत-विक्षत था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके होंठ गायब थे। जबड़े साफ साफ दिख रहे थे। उसके मुंह से लार चू रही थी। अचानक घास के मैदान से बहुत सारे हाथ निकलने लगे। थोड़ी ही देर में मिट्टी को चीरते हुए सड़ेगले मुर्दे बाहर आने लगे। अब उसके चारों तरफ मुर्दे घेर कर खड़े थे। धीरे धीरे वे उसके पास आते गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिल्लाहट मुर्दों की कलहटों के बीच दबकर रह गई।